Good morning, Teresa Children Academy, Senior Secondary School, Bikaner. Students of class 7th, let us study lesson number 3 of history. आपकी हिस्ट्री की बुक का थर्ड चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ द सल्तनत पीरियड. द सल्तनत पीरियड एंड इट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 18. तो सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इस चैप्टर में क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट आर द मेन पॉइंट्स. द सल्तनत पीरियड. अभी हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन से पीरियड को हम सल्तनत पीरियड बोलते हैं. द पीरियड फ्रॉम 1206 टू 1526 इज़ नोन एज द एज ऑफ दिल्ली सल्तनत. तो इसको हम कहते हैं दिल्ली सल्तनत का समय, 1206 से 1526 तक. मार्क करेंगे, फर्स्ट लाइन है, इम्पॉर्टेंट है. एंड दिल्ली वॉज द कैपिटल ऑफ सल्तनट्स हु कॉन्कर्ड अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया सब कॉन्टिनेंट. तो सल्तनत्स ने, जो भी ये लोग आए हमारे इस टाइम पीरियड में इंडिया में आए, इन्होंने कहाँ पे अपना कैपिटल बनाया? दिल्ली में. ठीक है. इन्होंने किन को हराया था? इन्होंने राजपूतों को हराया था, इन्होंने तोमर को हराया था, है ना. तो ये तो हमने अभी पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि इन्होंने किन किन लोगों को हराया था. तो आपको याद रखना है कि सल्तनत ने आपके चौहान्स को और ये राजपूत, इन सबको हरा करके ये लोग ने एक नया एम्पायर स्टार्ट किया था. और अब आप देखिए, 5 डिनेसिटीज़ रूल्ड दिस पीरियड. और 1206 से लेकर के 1526 तक कितनी डिनेसिटीज़ ने यहाँ पे रूल किया? मतलब कितने वंश यहाँ पे दिल्ली में राज किए, कितने ने रूल किया? पहला आप टेबल देखिए, नीचे दी हुई है, गिवन ऑन पेज नंबर 18. एक यस, सी दिस, देर आर 5 डिनेसिटीज़ हु रूल्ड दिल्ली. फर्स्ट इज स्लेव डिनेसिटी. स्लेव यानी गुलाम, तो इसको हम गुलाम वंश भी कहते हैं, स्लेव डिनेसिटी, या फिर हम इनको बोलते हैं मामुल्क. फिर आएगा आपका खलजी, खलजी डिनेसिटी. तुगलक डिनेसिटी आई इंडिया में. फिर सैयद डिनेसिटी आई, लोधी डिनेसिटी आई. तो आसान है, इसको इसको घबराते नहीं है बिल्कुल भी. पहला आप देखिए, अब हम इस चैप्टर को कैसे समझेंगे. इस चैप्टर को हम 5 पार्ट्स में पढ़ेंगे. देखो 5 दिन में, है ना, कोई इसको आराम से, ताकि आपको ये समझ में आए. तो देखिए, सबसे पहले अब हम आज के दिन फर्स्ट पार्ट में किसके बारे में पढ़ेंगे? द स्लेव डिनेसिटी. द स्लेव डिनेसिटी, देखिए यहाँ तक आपका हो जाएगा. ये हुआ पेज नंबर 19 तक. गियाजुद्दीन लिखा ना, गियाजुद्दीन बलबन, यहाँ तक हम इसको पढ़ेंगे. ओके. तो अभी आप जैसे ये आपका टेबल बना हुआ है फ्लो चार्ट के रूप में कि स्लेव डिनेसिटी कहाँ से स्टार्ट हुई और इसका लास्ट रूलर कौन था, तो ये सेम टू सेम आपका ऐसे ही चैप्टर दिया हुआ है. तो अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं सोर्सेस. Sources. Accounts of travelers and court chronicles are the most valuable source of information for this period. तो हमें इतने पुराने टाइम की बात है ये, 1206 से लेकर के 1526 की. ये हमें नॉलेज कहाँ से मिलती है कि किसने रूल किया, कौन आया? हमें मिलती है ये नॉलेज बच्चों फ्रॉम द अकाउंट्स ऑफ ट्रैवलर्स. मार्क करिए, क्योंकि जो लोग दूसरे देशों से हमारे उस समय आए ट्रैवल करने, उन्होंने भी बुक्स लिखी कि मैं इस समय भारत में हूँ, यहाँ पे इसका रूल है ना. तो हमें इससे भी नॉलेज मिलती है. और जो भी राज दरबार में जो लिखते थे कोर्ट क्रॉनिकल्स, वो भी, उनसे भी हमें ये सारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन देखने को मिलता है. अब हम क्वेश्चन है कि हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग दिस टाइम. इस टाइम पीरियड में भारत में से कौन से ट्रैवलर्स आए जिनके बारे में हमें ये सारी की सारी नॉलेज मिली कि स्लेव डिनेसिटी थी, खिलजी था, तुगलक थे, सैयद थे, लोधी थे, है ना. तो सल्तनत पीरियड की जानकारी हमें मिलती है. बोलिए, सर्कल कर दीजिए इस वर्ड को. इब्न बतूता, है ना, ही वॉज अ ट्रैवलर. एंड देन मार्को पोलो. मार्को पोलो, see the image also.
दे विजिटेड इंडिया एंड रोट अबाउट कंडीशन ड्यूरिंग दैट टाइम। फिर इसके अलावा बहुत ज़्यादा डिटेल अकाउंट हमें देखने को मिलता है ज़ियाउद्दीन बरानी, शाम्स ए सिरज, अफीफ एंड मिनहाज उस सिराज। तो नेम थोड़े कठिन है, उर्दू के वर्ड्स हैं। ज़ियाउद्दीन बरानी, शाम्स ए सिराज, अफीफ एंड मिनहाज उस सिराज। तो ये तीनों के राइटिंग से भी, जो इनके दरबार में लिखते थे, उनसे भी हमें इन लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा पर्सनल और पब्लिक लाइफ में इनका क्या रोल्स था, ये सब हमें देखने को मिलता है। कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, मॉन्यूमेंट्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्सेज दैट टेल अस अबाउट दिस पीरियड। तो सल्तनत पीरियड की जानकारी हमें सिक्कों से भी मिलती है, कॉइन्स से मिलती है, कहीं कहीं पे इंस्क्रिप्शन होते हैं, लिखी हुई चीज़ें होती हैं, है ना। तो हमको उनसे भी ये नॉलेज मिलती है। स्पेशली इन लोगों ने जो जो मॉन्यूमेंट्स बनवाए, जो भी इन्होंने इमारतें बनवाई है ना, हिस्टोरिकल प्लेसेस बनवाई, जैसे आप देखिए, जैसे हमें मिलने को नॉलेज मिली, कुतुब मीनार से मिल गई, तो हमें पता चल गया कि हाँ, इसको इस व्यक्ति ने बनवाया। तो हमें सल्तनत पीरियड की नॉलेज इनके, बोलिए, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन और मॉन्यूमेंट से भी मिलती है। फिर आएगा आपका स्लेव डायनेसिटी। यहाँ से अब आपका आज का चैप्टर बच्चों स्टार्ट हुआ, द स्लेव डायनेसिटी। आज हमें बस इतना ही पढ़ना है, तो सुनेंगे ध्यान से। सबसे पहले स्लेव का मतलब आपको मालूम ही है, स्लेव्स आर ऑल्सो नोन एज गुलाम। द रूलर्स ऑफ दिस डायनेसिटी वर कॉल्ड स्लेव्स और मामुल्क। मामुल्क, एक्चुअली मामुल्क का क्या मतलब होता है? इट इज़, मामुल्क इन अरेबिक मीन्स ओन्ड, जिसको हम गुलाम कहते हैं। इल्तुतमिश एंड बलबन वर स्लेव्स ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, हु हिमसेल्फ वॉज अ स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी। अब आप देखिए, मोहम्मद गौरी एक रूलर था, उसका दास कौन था, उसका स्लेव कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने बोल दिया कि हाँ, अब मेरा ये दिल्ली पे मेरा राज है। तो यहाँ से शुरुआत हो गई। मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्लेव डायनेसिटी की शुरुआत की। और आप देखिए, इनके गुलाम कौन है? इल्तुतमिश है। इसके बाद में आप एरो में देखिए, नीचे इल्तुतमिश आया ना। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन आया? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का था। जैसा उसने किया था वैसा ही उसके साथ हो गया, राइट। तो आप देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, स्लेव डायनेसिटी को। द फर्स्ट रूलर ऑफ दिस डायनेसिटी वॉज दिस डायनेसिटी वॉज कुतुबुद्दीन ऐबक। इसको मार्क करिए। मोहम्मद गौरी हैड लेफ्ट हिम इन चार्ज ऑफ द टेरिटरीज ही हैड कॉन्कर्ड इन इंडिया। क्योंकि मोहम्मद गौरी ने उसको चार्ज दिया था, उसको एक ड्यूटी दी थी कि जो जो भाग इंडिया की, जो जो टेरिटरीज़ को, जो जो सीमाओं को वो जीत रहा है, कॉन्कर कर रहा है, उनका ख्याल कौन रखेगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी जीतते गया जो जो भाग को, और उसको हैंड ओवर करता गया कुतुबुद्दीन ऐबक को। लेकिन आफ्टर गौरीज डेथ, गौरी की मृत्यु के बाद, मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद में, कुतुबुद्दीन ऐबक बिगेन टू रूल एज एन इंडिपेंडेंट रूलर। सो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को राजा घोषित कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज काइंड हार्टेड एंड अ जेनरस मैन। अच्छा, कुतुबुद्दीन कैसा है? काइंड हार्टेड है, ज़्यादा क्रूअल नहीं था। ही वॉज कॉल्ड लाख बख्श और गिवर ऑफ लैक्स बिकॉज ही गेव अवे लॉट ऑफ वेल्थ टू पीपल एज अ चैरिटी। मतलब चैरिटी करता था, सेवाएं करता था, और दान भी खूब करता था, लाखों सिक्के वो दे देता था। अच्छा, तो इसलिए आपको अभी एक क्वेश्चन आ जाए, कोई हु इज़ नोन एज लाख बख्श, सो आप बोलेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन देखिए, हु फाउंड स्लेव डायनेसिटी, तो भी आप बोलेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक फाउंड स्लेव डायनेसिटी। अच्छा, फिर क्वेश्चन आ जाए, कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज द स्लेव ऑफ विच पर्सन, सो आप कहेंगे
यस, ही वॉज अ स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी। आसान है ना, देखो। फिर अब हम देखते हैं शाम्स उद्दीन इल्तुमिश। आप इसको सिर्फ इल्तुमिश भी बोल सकते हैं। अब कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम स्टार्ट हुआ है 1206 से 1210, यानी कि 4 ईयर्स इसने रूल किया। देन आया इसी का ही गुलाम, कौन? इल्तुमिश। एंड ही रूल्ड फ्रॉम 1211 टू 36। कितना लंबा टाइम है ना। तो आप देखिए लगभग इसने 26 ईयर्स रूल किया है दिल्ली पे। तो कुतुबुद्दीन को अब हम इल्तुमिश को पढ़ेंगे। कुतुबुद्दीन वॉज सक्सीडेड बाय इल्तुमिश। ही इज़ कंसिडर्ड द रियल फाउंडर ऑफ द सल्तनत। तो सल्तनत, दिल्ली के सल्तनत का कौन रियल फाउंडर कहा जाता है वाकई में, जिसने लंबे टाइम तक रूल किया, वो कौन था? इल्तुमिश। पर कोई लंबे टाइम तक रूल कर रहा है तो ऑफ कोर्स इल्तुमिश फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स बट डील विद देम स्ट्रांगली। उसके सामने बहुत समस्याएं आई और उसने फिर भी अच्छे से रूल किया। ही पुट डाउन द रिबेलियंस विद इन द एम्पायर। और जो जो उसके खिलाफ खड़े होते, रिबेल करते, विरोध करते, वो उनको पुट डाउन दी एम्पायर, उनको अपने एम्पायर से, अपने सीमाओं से वो बाहर निकाल देता था। ही ऑल्सो प्रोटेक्टेड द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स ऑफ द सल्तनत अगेंस्ट पॉसिबल मंगोल इन्वेजन। अब आप देखिए इंडिया में आपको मालूम ही है एक ऊपर देश है मंगोलिया, वहाँ के लोगों को हम क्या कहते हैं? मंगोल। तो मंगोल भी भारत में आ सकते थे नॉर्थ वेस्ट से, तो नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट एरिया से, नॉर्थ वेस्ट से, तो उनसे भी वो अपनी सीमाओं की रक्षा करता था। मतलब मंगोलों से भी उस समय इल्तुमिश ने अपने आप को, टेरिटरीज़ को बहुत स्ट्रांगली सेव किया हुआ था। इन द ईस्ट ही एक्सपैंडेड हिज एम्पायर अप टू बंगाल। ओ माय गॉड, वो अपने ईस्ट तक उसने अपने एम्पायर को, अपनी सीमाओं को बढ़ाया। दिल्ली में था ना, और दूर बंगाल तक उसने राज करा। इल्तुमिश हैड मैनी सन्स बट कंसिडर्ड नन केपेबल इनफ ऑफ बीइंग हिज सक्सेसर। वैसे तो इल्तुमिश के बहुत सारे बच्चे थे, बेटे थे, लेकिन वो किसी को भी अपना बाद में सक्सेसर, अपने बाद में उत्तराधिकारी, सक्सेसर मतलब उसके बाद जो रूलर बने, किसी को भी काबिल नहीं समझता था। सो ही डिसाइडेड टू मेक हिज डॉटर रज़िया द सुल्तान ऑफ दिल्ली। तो यहाँ से इल्तुमिश ने अपनी बेटी को, रज़िया सुल्तान को, दिल्ली का तख्त दिया। द नॉबल्स वर अनहैप्पी विद हिज चॉइस। इल्तुमिश की इस चॉइस से उसके राज दरबार में जितने भी नॉबल्स थे, वो सब क्या हुए? अनहैप्पी हो गए। आफ्टर द डेथ ऑफ इल्तुमिश दे पैक्ड रुकनुद्दीन फिरोज शाह। अच्छा, उन्होंने किसको प्लेस किया? आफ्टर द डेथ ऑफ इल्तुमिश दे प्लेस्ड सन ऑफ इल्तुमिश। सन, उसके बेटे का नाम है फिरोज शाह। आप देखिए टेबल में भी लिखा हुआ है ना 3rd नंबर पे, रुकनुद्दीन फिरोज शाह। तो ये इल्तुमिश का बेटा है। उन्होंने रज़िया सुल्तान को तो बना दिया था, जब तक वो जीवित रहा तब तक तो रज़िया सुल्तान ने रूल किया, लेकिन जैसी इल्तुमिश की डेथ हुई तो सब लोगों ने रज़िया सुल्तान को हटाया और कौन बन गया? फिरोज शाह ऑन द थ्रोन, तख्त पर वही बैठा। रुकनुद्दीन spent his time enjoying himself, paying little attention to administering द सल्तनत। अब उसके पिताजी तो जानते ही थे, इल्तुमिश तो जानते ही थे, वही हुआ। और फिरोज शाह ने बिल्कुल भी अपना ध्यान एडमिनिस्ट्रेशन पे नहीं दिया, बिकॉज ही वॉज ऑलवेज बिजी इन एन्जॉयमेंट। तो वो अपने ऐसी खेल कूद, अपने एन्जॉयमेंट में और कुछ भी काम नहीं करता था, अच्छा राजा नहीं था। विद द सपोर्ट ऑफ पीपल ऑफ द सिटी बिकेम द रूलर। लेकिन क्या हुआ, फिर से रज़िया वापस से सुल्तान बनी, अपने भाई को हरा करके उसने फिर से, क्योंकि लोगों का जो झुकाव था पीपल का सिटी के, वो अभी भी रज़िया सुल्तान की साइड ही था। सो विद द सपोर्ट ऑफ द पीपल ऑफ द सिटी शी बिकेम द रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। अब रज़िया सुल्तान के बारे में देखते हैं, ये कौन है भाई? रज़िया सुल्तान रूल्ड अगेन 36 तक तो इल्तुमिश था, फिर 36 से 40 के बीच में थोड़ा सा टाइम में फिर कौन आई? रज़िया सुल्तान। रज़िया रिजाइन
वॉज शॉर्ट एंड फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। उसका रिजाइन आपने देखा ये 36 से 40 है, तो ज़्यादा समय का तो नहीं है, तो इसीलिए उसके टाइम में बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी था और बहुत सारी समस्याएं भी थी। द नॉबल्स अपोज्ड हर बिकॉज दे हेटेड टेकिंग ऑर्डर्स फ्रॉम अ वुमन। उस समय उनको अच्छा नहीं लगता था कि किसी महिला का उनको कहना मानना पड़े, क्योंकि उनके समुदाय में, उनके सोसाइटी में विमेन वर नॉट ट्रीटेड इक्वल। उस समय बराबरी का दर्जा नहीं था। दे डिड नॉट लाइक रज़िया फॉर टेकिंग डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग देम। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि राज दरबार के लोगों से पूछा नहीं, मशवरा किया नहीं, मंत्रियों से, नॉबल्स से, और उनके बिना रज़िया होती कौन है कि कोई भी डिसीज़न वो दे। तो इसीलिए दे डिड नॉट लाइक रज़िया फॉर टेकिंग डिसीजंस विदाउट कंसल्टिंग देम। दे प्लॉटेड एंड डिपोज्ड हर इन 1240। तो इसलिए उन्होंने उसको हटा दिया 1240 से। सून आफ्टरवर्ड्स शी डाइड, और फिर वो थोड़े से दिन बाद में मर गई, उनकी मृत्यु हो गई। सो अब हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत में हमने पढ़ना ही है, 1526 तक जाना है ना, तो अभी देखते हैं 1526 सल्तनत पीरियड में। अभी तो हमने सिर्फ स्लेव गुलाम वंश को देखना है। तो न इसमें क्या हुआ, रज़िया सुल्तान की डेथ के बाद में, अब आप देखिए कौन है यहाँ पे रज़िया सुल्तान के बाद में। अब आएगा नासिरुद्दीन मोहम्मद। कौन आएगा? नसीरुद्दीन मोहम्मद। आफ्टर द डेथ ऑफ रज़िया एंड टिल द एक्सेशन ऑफ बलबन, बलबन के आने तक, अभी बलबन को भी आना है, तो 40 से 66 तक, यानी कि 26 ईयर्स के लिए नसीरुद्दीन मोहम्मद, अनदर सन ऑफ इल्तुमिश। पहले तो फिरोज शाह था, है ना, इल्तुमिश का बेटा, फिर रज़िया सुल्तान भी आई थी, फिर इल्तुमिश का ही तीसरा बेटा है नसीरुद्दीन मोहम्मद, अनदर सन ऑफ इल्तुमिश, ruled from 1246 to 1266. He was a puppet in the hands of powerful nobles. लेकिन रज़िया सुल्तान को बच्चों उन्होंने हटाया था, तो नॉबल्स के हाथ में, कहा कि वो कठपुतली था, यानी कि जो जो नॉबल्स कहते वही वही वो करता था, उन्हीं के इशारे पे काम करता था, वो खुद से डिसीज़न नहीं ले पाता था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लास्ट रूलर ऑफ स्लेव डिनासिटी, गियाजुद्दीन बलबन, है ना। तो गियाजुद्दीन बलबन क्या है? ही वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द स्लेव डायनेसिटी, बहुत पावरफुल है। He had been an important noble since the regime of Iltutmish and was the real power behind Nasiruddin Muhammad. तो एक्चुअली क्या है कि वो पहले तो बहुत इम्पोर्टेंट नॉबल था, राज दरबार को संभालते था इल्तुमिश के समय से, लेकिन फिर उसने नसीरुद्दीन मोहम्मद को तो बनाया ही था, है ना, महमूद को। तो महमूद के पीछे भी किसका बहुत ज़्यादा पावरफुल हैंड था? बलबन का। तो ये तो शुरू से ही बहुत ज़्यादा पावरफुल रहा है। तो अब रियल में वो किंग बन चुका है। बलबन रीऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रेंथन द आर्मी, उसने आर्मी को स्ट्रेंथ किया। ही फाउट अगेंस्ट द लोकल रूलर्स एंड डिफीटेड मैनी ऑफ देम, और आसपास के क्षेत्र में जितने भी लोकल रूलर्स थे दिल्ली में, उनको उसने हराया। ही ऑल्सो गार्डेड द नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर अगेंस्ट मंगोल रेड्स। तो उन्होंने नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर पे मंगोल के, क्योंकि मंगोलों से खतरा था उधर की साइड से, तो वहाँ से उसने उनसे भी हमारे नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर को गार्ड करके रखा। बलबन वांटेड द पीपल टू लुक अप टू द सुल्तान, और उसने कहा कि आप सुल्तान और जितने भी में राजा के देख रेख में लगे रहें। ही इंट्रोड्यूस द पर्सियन कस्टम्स ऑफ सिजदाह एंड पेयाबोस एंड जाम्बियोस। अब देखो इन्होंने एक पार्सियन यानी ईरान का एक कस्टम भी इन्होंने लगाया, वहाँ की एक कस्टम लगाई, दैट सजदा मीन्स टू किस द फीट ऑफ सुल्तान, है ना, जब हम राजा के चरणों को चूमे, है ना। और एंड पाइबोस मीन्स, और ज़मीनो बोस भी इसको कहते हैं। तो पाइबोस में क्या होता है? टू नील डाउन एंड टू टच द ग्राउंड विद फॉरहेड। आपको नील डाउन करना पड़ता है, झुक करके माथा टेकना पड़ता है समय अपने फॉरहेड को ज़मीन पर राजा के सामने। तो दैट शोज़ पीपल वर
against this. People were against this as they felt such customs were reserved for the God alone. अब हम तो ईश्वर के सामने ही ऐसे करते हैं ना, ईश्वर के ही चरणों में प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में हम चूमते हैं और उनको वहीं पे ही हम माथा भी टेकते हैं. तो लोगों ने इसको मानने से, कुछ ने इसके खिलाफ थे. पीपल वर अगेंस्ट दिस, है ना, क्योंकि ये तो किसके लिए राइट है, अकेले गॉड के लिए. बट वाई डिड बलबन इंट्रोड्यूस दीज कस्टम्स? बच्चों आप बताओ कि बलबन ने ऐसा क्यों किया होगा. ओके, ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ इक्वल टू गॉड. वो अपने आप को भगवान के समान मानता था. ही कंसिडर, बलबन कंसिडर हिमसेल्फ इक्वल टू गॉड एंड बिलीव इन द डिवाइन किंगशिप. वो समझता था कि जो भी राजा होता है वो अपने आप में एक डिवाइन है, पूजनीय है, ईश्वर का ही प्रतिरूप है. बलबन सक्सेसर्स वर वीक. अब जब तक बलबन रहा तब तक तो बहुत पावरफुल उसने तरीके से रूल किया, लेकिन उसके बाद के जितने भी सक्सेसर आए, छोटे मोटे जो भी राजा बने, दे ऑल वर वीक. इन 1290, 1290 के करीब, खलजी नॉबल्स कैप्चर्ड द थ्रोन ऑफ दिल्ली. तो अब आप देखिए, स्लेव के बाद में, गुलाम वंश के बाद में, मामुल्क वंश के बाद में किसका रूल शुरू हो जाएगा? खलजी डिनासिटी का. अब आज की क्लास में हमने सिर्फ स्लेव डिनासिटी को पढ़ा, तो कल हम पढ़ेंगे खलजी और तुगलक डायनेसिटी. दोनों छोटी हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे. ओके, तो आज आपका होमवर्क है कि आप पेज नंबर 19 तक आपको रीड करना है और इनको लर्न भी करना है. मार्क द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड आई विल सेंड यू द PDF short questions regarding slave dynasty. Write them in your notebook. Till then, take care, stay safe. Thank you.